पर प्रोजेक्ट नहीं बना या भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाया या काम चालू नहीं हो पाया, वहां पर जमीनें वापस की जानी चाहिए विस्थापितों को। पूरे देश में कहीं भी सरकारों के द्वारा यह काम नहीं किया जा रहा और दूसरे जो प्रावधान है उनको भी लागू नहीं किया जा रहा, उसके बारे में भी हम लोगों को कार्रवाई मिलकर के करनी है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि उसको लेकर के राज्यों के ऊपर हमको अब फोकस करना पड़ेगा और राज्यों के अंदर अलग अलग राज्यों से जो साथी आए हैं उनको आपस में समन्वय बनाने का काम यहां पर अगले 3 दिनों के अंदर पूरा कर लेना चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि कोई ना कोई उसकी शक्ल यहां पर आपस में बैठ करके सहमति के आधार पर तय कर पाए। क्योंकि हनानदा जिस पार्टी के साथ में जुड़े हुए सीपीएम, उसको 33 साल का अनुभव है राज चलाने का वेस्ट बंगाल में, और जो समन्वय चला उसका एक मूल आधार है कि हम लोग डिसएग्रीमेंट की बात ना करें और एग्रीमेंट के आधार पर आगे बढ़ें। अपने अपने इलाके में डिसएग्रीमेंट पे जो चाहे करें, लेकिन मीटिंग्स के अंदर हम लोग डिसएग्रीमेंट्स की बात ना करें। तो मुझको लगता है कि इस आंदोलन को आगे ले जाने का सूत्र भी हनानदा ने हम लोगों के बीच में रखा है। कितना हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये हमारे अपने ऊपर है। इसके बाद में जो मोदी मॉडल, विकास का मॉडल, उस विकास के मॉडल में अदानी को 72,000 करोड़ का लोन मिला और किसानों को क्या मिला, मजदूरों को क्या मिला, गरीब को क्या मिला, देश की जनता को क्या मिला, ये सब का मूल्यांकन करने की जरूरत है। हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें विरोधी माना जाता है कि भाई ये तो मोदी के, भाजपा के, एनडीए के विरोधी लोग हैं। लेकिन मैं चाहूंगा यहां पर तो संघर्ष के सभी साथी, कन्हू भाई तो है ही हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं, यहां पर कृष्णकांत जी भी हैं और यहां पर बहुत सारे साथी हमारे अलग अलग जो गुजरात के साथी आए हुए हैं, वो साथी हिरेन भाई से लेके आनंद मजगांवकर जी से लेके वो सब साथी भी अपनी बात यहां पर रखेंगे। तो यहां की बात भी हमको मालूम पड़ेगी और उसको लेकर भी हमको लोगों के बीच में जाना है, क्योंकि मोदी मॉडल को, विकास के मॉडल को प्रचारित करके ही दिल्ली की सत्ता हासिल करने का काम किया गया है और इसीलिए हमको उसकी असलियत भी लोगों के बीच में पहुंचाना है। और अंतिम बात ये जो उन्होंने कही कि एक राष्ट्रीय आंदोलन किन मुद्दों के ऊपर हो सकता है, 2-4 मुद्दे हमको तय करके और राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा हमको तय करनी है। तो ये कुछ बिंदु थे जो हनानदा ने आपके बीच में रखे और मुझे विश्वास है कि हम अगले 3 दिन में इस पर चर्चा करेंगे। एक मिनट आइए। वो कह रहे हैं कि इसको जैसा होता है कि मीडिया के अंदर सबसे पहला हमला जो होता है वो प्लांटेड मीडिया के अंदर, कॉर्पोरेट मीडिया में होता है कि माओवादी और नक्सलवादियों के समर्थकों का कोई सम्मेलन होने वाला है, वो उन सबका जमघट होने वाला है। एनएपीएम से लेकर के और भूमि अधिकार आंदोलन तक सब उनके समर्थक हैं, ऐसा मीडिया यहां पर प्रोजेक्ट करने का काम कर रहा है। और इसलिए ये जो मीडिया कैंपेन भी चलता है हमारे खिलाफ में, सोशल मीडिया में भी चलता है, उससे सचेत भी रहना है और उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम भी करना है। और हम लोगों का तो एक ही जवाब रहा है हनानदा। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने और गृह मंत्री ने दोनों ने बोला 10 साल के अंदर जब मैं मध्य प्रदेश में विधायक था, हमने कहा साबित करो या इस्तीफा दो। और यही बात हम लोगों को कहनी चाहिए, साबित करो या इस्तीफा आपको देना चाहिए। और ये बात खुले तौर पर इस सम्मेलन की ओर से भी जानी चाहिए। इस सम्मेलन के अंदर जो साथी आए हैं उनके नाम पूरी लिस्ट यहाँ पर टंगी हुई है और उसके अंदर बाकायदा आपके पास प्रमाण है, तो प्रमाण लेकर के यहीं पर आ जाओ और हमको भी जरा बताने का काम करो कि हम में से कौन सा साथी इस तरीके का माओवादी या नक्सलवादी गतिविधियों में लगा। ये बात भी यहाँ पर आकर के हम तो सरकार से कहेंगे कि वही अपने गृह मंत्रालय के किसी यहाँ पर प्रतिनिधि को भेज दे और तथ्यों से हमको अवगत कराने का काम करे। और नहीं तो कम से कम टाइम्स ऑफ इंडिया की तो जिम्मेदारी है ही है कि उसको तो ये काम करना ही चाहिए। और नहीं अगर वो कर सकता तो इस सम्मेलन की जो वास्तविकता है, यहाँ पर जो डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, चर्चा हो रही है, उसे भी गुजरात और देश के लोगों के सामने पहुंचाना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है।
निष्पक्ष पत्रकारिता के तौर पर उसकी अपनी जिम्मेदारी उसे लेनी चाहिए। अब मैं साथियों आग्रह करूंगा भाई अशोक चौधरी जी से, हम लोग भूमि की बात कर रहे थे, लेकिन जो पूरा सम्मेलन है वो जल जंगल जमीन की कॉर्पोरेट लूट को कैसे रोका जाए इसके ऊपर केंद्रित है। और वन अधिकारों को लेकर के जो यूनियन काम कर रही है उसके प्रतिनिधि के तौर पर अशोक चौधरी जी अपनी बात रखेंगे। वे यहां पर आए और इस क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं और हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में मार्गदर्शन करें। शुक्रिया भाई सुनीलम। मंच में बैठे हमारे भूमि अधिकार आंदोलन के नेतृत्वगण के हमारे प्रमुख साथीगण कॉमरेड हन्नन मुल्ला, मेधा जी, डॉक्टर सुनीलम, अली चौधरी और अभी हमारे साथ गुजरात के आपके नेता भी हैं। थोड़ा सुनीलम जी लास्ट में जायका खराब कर दिया आपने। अच्छे भानंदा ने संघर्ष की बात की तो फिर दूसरे मुद्दे पे आ गए, वो हम अलग से बात करते तो अच्छा है। ये जानना चाहिए, ये सरकार की बड़ी पुरानी तरकीब है। आंदोलन के साथ जुड़े हुए कुछ तो पक्के होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं। कच्चे लोगों को भ्रमित करने का एक पुरानी टेक्निक है और मामला अहमदाबाद का है और नागपुर से निकलता है, इस पर अंदाजा लगा देना चाहिए इस साजिश को। ये खेल पुराने हैं और उन्होंने कोई नाम लेके इल्ज़ाम नहीं दिया है और जो इल्ज़ाम भी है वो कानूनी इल्ज़ाम नहीं है, क्योंकि नक्सल कोई कानूनी शब्द नहीं है ना राजनीतिक शब्द है। ये पुलिस या शब्द है जो गाली गलौज के हिसाब से इस्तेमाल हुआ था कलकत्ता के अंदर। वो जो कहना चाह रहा है या कहना नहीं चाह रहा है वो है कि माओवादी संगठन के, माओवादी एक पार्टी है जो बैंड पार्टी है। माओवाद से उनका कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता क्योंकि वो एक्लेम्ड फिलॉसफी है, दर्शन है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी जाता है और उनकी नाम से पार्टी लोग कहीं कहीं सरकार भी चला रहे हैं नेपाल में। तो जो माओवादी पार्टी नाम से इंडिया में है जो बैंड है उसकी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, ये उनको खुद स्पष्ट करना चाहिए कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। हमारा तो नाम लिया नहीं उन्होंने, तो हम क्यों जस्टिफाई करने जाएंगे और चित्र देने जाएंगे कि हम अच्छे हैं। हमें सरकार से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यही आनंद इतनी देर से कह रहा है कि जिस बात से सरकार घबराएगा तो उसी तो हमारा काम है, जिस बात से हमारे दोस्त को हौसला आएगा वो तो हमारा काम है। सरकार से पे हम सर्टिफिकेट लेने थोड़ी जाएंगे, क्या कर लेंगे वो। ये देश 200 साल अंग्रेजों से लड़ा है और 60-70 साल सारे मुख्यधारा पार्टियों से लड़ रहे हैं। यहाँ के किसान मजदूर एक भी वर्ष ऐसा नहीं किया जो लड़ाई नहीं लड़े। आप हमको डरा रहे हैं, ये उनका अपना डर है। वो घबराए हुए हैं कि देश के अंदर लोग जाग रहे हैं, उनको सवाल खड़ा कर रहे हैं। पार्लियामेंट में बहुमत के बावजूद वो अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे, राज्यों में चुनाव हार रहे और वहां जीत रहा है जहां क्षेत्रीय संगठनों से गठजोड़ करके जीत रहे। एक राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं जीत पा रहे, उनको डर है। बहरहाल जिस संदर्भ में हम लोग आए हैं भूमि अधिकार आंदोलन में, सबसे पहले मैं गुजरात के साथियों को तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, अभिनंदन भी करना चाहता हूँ कि ये प्रयास जो किए गए हैं गुजरात के अंदर सारे देश के साथियों को लाकर भूमि अधिकार आंदोलन के विषय को, भूमि अधिकार के सवाल को चर्चा करना और एक रणनीति, ठोस रणनीति तय करने के लिए, जिसकी तरफ हन्नन मुल्ला, कॉमरेड मुल्ला ने इशारा किया, साफ बोला यहाँ से हम एक नक्शा बना के जाएंगे। गुजरात के साथियों आप लोग बधाई के पात्र हैं और दिल्ली के बाद कई राज्यों में ये प्रक्रिया शुरू हुई है, कहीं संगठित हुए, कहीं अभी नहीं हुए हैं। जैसे कॉमरेड हन्नन मुल्ला ने बताया कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में बकायदा संगठित है, बाकी राज्यों में चर्चा चल रही, मीटिंग्स की हुई है, साझा मीटिंग्स भी हुई है। लखनऊ में हम लोगों ने किए थे, आनंद भी थे और तमाम वामपंथी आंदोलनों के अलावा भी समाजवादी संगठन भी थे और राज्यों में भी हो रहे हैं।
और ये होना चाहिए और होना लाजमी भी है। पिछले 25-30 साल से और खास करके 25 साल इस साल बार बार उल्लेख आ रहा है कि जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, ढांचागत परिवर्तन का रिफॉर्म जो बार बार आपने जिक्र किया आनंद रहे, सुधार, आर्थिक सुधार की जो प्रक्रिया इसमें 25 साल चल रहा है, 1991 से अभी 2016, इसकी बड़ी बड़ी लेख आ रही है, बड़े बड़े कहानियां भी बाहर आ रही है, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। और इन 25-30 साल में क्या हुआ, उसकी प्रक्रिया 5-7 साल पहले ही शुरू हो गई थी। पुराने लोगों को याद होगा कि सरकार को अब विकास की जो जिम्मेदारी है उसको हटना चाहिए, निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 91 में उस पर ठप्पा लगा। और उस समय से जो पहले जमाने में 1980 तक बहुत बुनियादी सवाल था भूमि अधिकार का, वो गायब होना शुरू हुआ। भूमि अधिकार आंदोलन ने उस मुद्दे को जिंदा किया है। इस बात को समझना चाहिए कि 80 के बाद से भूमि अधिकार की बात धीरे धीरे गायब हो गए थे। और बाद में जब भी 1973 में आनंद को याद होगा एक बिल पार्लियामेंट में पेश हुए थे खेती और मजदूर के बारे में, वो 1996 तक हाउस में आए और धीरे धीरे वो शक्ति और भूमिहीन की बात तो लोग करना ही छोड़ दिया था। जब भी जमीन की बात होती थी वो केवल बड़े बड़े जमीन वाले के साथ सरकार बात करते थे, जिसको बोलते हैं क्या, फार्मर्स यूनियन। उससे पहले किसान सभा, किसान संगठन, खेत मजदूर संगठन की अहमियत होती थी, तो वो गायब हो गए सिलसिले। ये पिछले 5-6-7 साल से और खासकर 2007 से जो फिर आंदोलन शुरू हुई दिल्ली में भी, देश में भी, भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, उससे भूमि अधिकार का सवाल आया। भूमि अधिग्रहण से बचने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े जमीन वाले भी बचना चाहते हैं। अब जो एक जमाने में खूब मजे में बेच रहे थे, आज वो भी परेशान है। लेकिन भूमि अधिकार का सवाल, ये नामकरण मेधा जी ने दिए थे, ये समझना जरूरी है कि जब तक भूमि के ऊपर कमजोर वर्ग के, गरीब किसान के, भूमिहीन के अधिकार सुनिश्चित नहीं होंगे तो भूमि अधिग्रहण हट नहीं सकता। तो जिनके पास ज्यादा जमीन है वो जमीन दूसरे से लूट के लिया है। आप गुजरात के साथ ही आपके सामने किस्सा बहुत साफ है, इसमें डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं। जिनके पास ज्यादा जमीन है वो लूटे हुए जमीन है, वो ग्राम समाज की जमीन है, इसीलिए उसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको नहीं मिला है या बहुत कम है, जिनको और जगह काम करना पड़ता है, उनके लिए भूमि अधिकार अहम दौर है। और देश के कृषि में लगे हुए 67% लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन की अधिकार चाहिए। और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन से ये बात उभरी है, ये सबकी प्रयास से हुई। और सबसे बड़ी देश के लोगों की जो वो तबका है जिनकी नाम बार बार आप ले रहे हैं, भूमिहीन तबका, गरीब किसान तबका, आदिवासी, दलित, महिला, इन लोगों ने उठाया। और ये इस ये मंच है, मंच के साथियों की अपनी समझदारी है कि उस आवाज को समझा और इसको दिया। इसीलिए इस मंच के तले मोबिलाइजेशन कही या गोलबंदी कही मजबूती से हुई है और हो रही है, क्योंकि ये जनता की आवाज है, आज के दौर के आगाज है। इसको अगर हम समझेंगे, उसके आधार पर भूमि अधिकार आंदोलन को हम मजबूत कर सकते हैं। इसकी ऐतिहासिक जो प्रासंगिकता है, जो अहमियत है, बरसों बाद आए हैं 25-30 साल बाद, इसको समझ के हमको चलना होगा। और हमको समझना होगा कि हमारे आधार क्षेत्र कौन कौन है, जिसके बारे में आपने बहुत विस्तार से कहा, हमें कहने की जरूरत नहीं। सवाल आता है कि 25 साल में जो विकास हुए हैं, बहुत विकास हुआ है, सुना हमने, आप लोग भी सुन रहे हैं अखबारों में, रेडियो में, टीवी में। अंत्योदय तक कहाँ आया कि हमारे देश के सरकार ने दूसरे देशों से वहां की कंपनियों का और वहां की सरकार की सराहना में जो कंपनियां हैं, जब भी आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या, तो उनके साथ बड़े बड़े उद्योगपति की डेलीगेशन भी जाता है, हमारे देश को जाता है, उनके भी आते हैं। वो सरकार के छत्र छाया में वो पलते हैं, बिना सरकार के कोई पलता नहीं।
या अंबानी हो या अडानी हो या टाटा हो, बिरला हो, बिना सरकार के छतरी तले ये आगे नहीं बढ़ते। इसलिए निजीकरण वहां तक वो चाहते हैं कि जहां तक उनको सीधा फायदा हो, कुछ क्षेत्रों को वो सरकार के हाथ में रखना भी चाहते हैं। और ये लड़ाई की बारी क्या है, हमने देखा कि 25 साल में आके विदेशी कंपनी को बुलाते बुलाते, विदेशी मालिकों को बुलाते बुलाते देशी विदेशी मिलकर जमीन लेना शुरू कर दिया गैर कानूनी तरीके से। ये हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े कंपनी ने जो अंग्रेजों को जमाने से जमीन लिए है, कानूनी तरीके से थोड़ी लिया, सारे गैर कानूनी ढंग से लिया। कानून तो एक लोगों को रोकने के लिए बनाया गया था, भूमि अधिग्रहण के नाम से। कौन सी बड़े बड़े कंपनी ने कानूनी तरीके से जमीन दी है? अगर 100 एकड़ खरीदा भी है तो 500 एकड़ मार लेता। ठीक उसी तरह गांव में बड़ा बाहर का आदमी आता है, 10 बीघा जमीन खरीदेगा, 5 साल बाद देखेंगे वो 50 बीघा हो गए। आदिवासियों की जमीन ऐसे मारे गए। बहुत बुजुर्ग पुराने आदिवासी साथी मराठी भी बैठे हैं और सब लोग बैठे हैं, और उनके किस्सा है कि कोई कानूनी तरीके से भूमि अधिग्रहण नहीं हुए। पूंजीपति और अंग्रेजी शासन कानून को नहीं मानते तो हमारी सरकार भी नहीं मानती। और जमीन की लूट फ्रॉड में एक बहुत बड़ा तबका है जो बाहर चला गया, बाहर हो गए, पूरा प्रक्रिया से बाहर हो गए। उनके खिलाफ संघर्ष, उन्होंने इस सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया, उनको रोकने के लिए कानून की बात होती है। यह आंदोलन की खूबी है या समझदारी है, उन कानून को कैसे अपना हथियार बनाए और लोगों को अधिकार को सुनिश्चित करे। और इन्होंने खाली जमीन लेने का मतलब देखिए, जमीन के नीचे जो है वो भी ले रहा है। हम भूमि को अलग करते हैं खनिज से नहीं है, भूमि के नीचे ही है वो, पानी उसके नीचे उसको भी ले रहा है, और जमीन के ऊपर पहाड़ है उसको भी ले रहा है, और तो और आसमान को भी ले रहा है। जमीन तो एक तकाजा है, आधार है व्यवस्था की, पूरी सृष्टि की एक व्यवस्था है जिसके आधार पर पूरी सृष्टि को, पूरी संपदा को कंट्रोल करते हैं। इसलिए इसमें गलतफहमी नहीं रहना चाहिए कि भूमि अधिकार मतलब केवल वो किसी जो कोई जमीन या बंजर जमीन नहीं है। जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर जो है, जो भी प्राकृतिक संपदा है वो इसमें आते हैं। हमारे देश में इसको भ्रमित किया जाता है कि जंगल का मसला अलग है, वो पर्यावरण का मामला हो गया। भूमि अधिकार आंदोलन की पोजीशन इस बार में बहुत स्पष्ट है। इसलिए भूमि वन अधिकार के मसले में पिछले साल से भूमि अधिकार आंदोलन आगे बढ़ते हुए इस मुद्दे को भी उठाया है कि वनों के अधिकार का मसला भूमि अधिकार से जुड़े हुए। तो वनों में भी भूमि है और भूमि के ऊपर वन है। आज जो खास प्रसंग है जिसको मुझे कहना चाहिए, क्योंकि पूरे वन भूमि के ऊपर, वनों के ऊपर जो अटैक हो रहा है, हम सब जानते हैं अंग्रेजों के जमाने से अटैक चल रही है, आक्रमण चल रही है। इसके खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन हुआ और 200-250 साल आंदोलन के बाद एक कानून भी बना 2006 में, जो पहली बार देश के लोगों को, वन में रहने वाले आदिवासी अन्य संप्रदायों को, पारंपरिक संप्रदाय को मान्यता मिली। वो कानून मान्यता के कानून है, वो सरकार को पट्टा देने का कानून नहीं, वो मान्यता की कानून है। उस मान्यता को ये नहीं मान रहे, और उसका मान्यता में ऐतिहासिक अन्याय का शब्द भी जुड़ा हुआ है कि मान रहे, हमारे संसद ने माना है कि इनके साथ अन्याय हुए अंग्रेज के जमाने में, बाद में, और 10 साल हो गए उसके ऊपर वो लागू करने नहीं जा रहे। तो क्यों जाएंगे? अगर वो अधिकार लोगों को मिल गया तो लोग उनकी तरफ थोड़ी देखे, लोग तो अपना चलेंगे। ये सरकार नहीं चाहता है कि हमारे देश के श्रमजीवी समाज, गरीब तबका अपने पैर पे खड़े हो। वो सरकार के साथ एक भिखारी का संपर्क जो है ना, जिसको लोग बेनिफिशियरी बोलते हैं, लाभार्थी, असल में भिखारी है। 2 रुपया किलो के चावल देंगे, ये देंगे, उनको एक जैसे कोई मॉर्गेज करके रखते हैं। वो बड़ा बड़ी की संपर्क, एक नागरिक संपर्क नहीं चाहते। अगर आपको अधिकार मिल जाएंगे तो वो उनके ऊपर निर्भरशील नहीं रहेंगे, इसलिए वो नहीं चाहेंगे। ठीक है, लेकिन बोलो तो सही इसको। बड़े बड़े डायलॉग क्यों मारते हो, पर्यावरण और ये और वो?
खेल है कि आज तुम्हारे पास कंपनियों को जमीन, हमारे प्रधानमंत्री हर महीने में बांट जाते हैं, हमारे राष्ट्रपति भी जा रहा है, वित्त मंत्री भी जा रहा है, और सब एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे देश में आके पूंजी लगाओ। तो पूंजी कहाँ लगाएगा? हवा में लगाएगा। और आज पूंजीवाद मैन्युफैक्चरिंग या उद्योग में विश्वास नहीं रखते हैं, वो जमीन जंगल पानी हरा भरा। ये अजीब सा दौर है पूंजीवाद के। वो सारे दुनिया में, हमारे देश के भी पूंजीपति जाके अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जमीन हरा रहा है, दाल खरीद के रख के बेचता है ब्लैक मार्केट में। ये अडानी फडानी जो बड़े बड़े पावर सेक्टर बोलता है, सब चोर है और ये जमीन चोर है। और उस चोरी को रोकने के लिए साझा आंदोलन है, और वो इस बात को कह रहे हैं कि जमीन तुम लोग कहां से जमीन देंगे भाई। अब बड़े जमींदार वाले भी, जमीन वाले भी घबरा रहे हैं। तो इनको बचा जो गांव समाज के पड़ती जमीन थे उसके, और जो जमीन इस्तेमाल नहीं हो रहा था उसको। और अब जो है वन भूमि पे खास है, वन भूमि पे उनका खास नजर है। आप लोग बार बार पढ़ रहे कि हमारे जो मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, वो 2 साल में करीब हजारों कानून को बदल के हजारों परमिट, इंश्योरेंस क्या बोलते हैं, गारंटी परमिशन दे दी कंपनियों के, जो नामुमकिन था, जो कानूनी रूप से उनको नहीं मिल सकती। अभी उनको हटा के वो ऊपर प्रमोशन करा के वो शिक्षा मंत्री या मानव संसाधन मंत्री बना दिया, और एक RSS वाले को पर्यावरण मंत्री बना दिया। खेल ये है कि इनको जल्दी से जल्दी वन भूमि ट्रांसफर करना है, और उसके लिए सारे कानून ताक में रखना चाहते हैं। और वो हमें समझना है कि इतने अर्जेंसी क्यों है। अभी सरकार बने हुए 2 साल 2 महीना हो गए, मई में बने थे ना, अब जुलाई चल रही है, और 4 महीने बाद इसके 2.5 साल पूरे हो जाए, यानी कि 30 महीने की सरकार हो जाएगी। और सरकार का पूरा टाइम 60 महीने होता है। 30 महीने 31 महीने से इसकी उल्टी गिनती शुरू होगी, और उसमें अगर आप फेल हो गया तो गया, क्योंकि आपको जिन लोगों ने बताया है वो इतना देर इंतजार नहीं करे। उनके अंदर बहुत खलबली है कि बार बार डायलॉग मार रहा, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, तुम पार्लियामेंट में बिल भी नहीं पास करा पा रहे हो, तुम्हारे पास वो स्किल ही नहीं है, तुम्हारे पास ऐसे नेता भी नहीं है जो विरोधी पार्टी को फिट कर ले। कांग्रेसियों का काम बहुत अच्छा आता था और वो नहीं कर पा रहा है, और कई स्टेप लिए उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने गड़बड़ कर दिया इनको। उनको जमीन अगर देना है कि वन भूमि को ट्रांसफर नहीं, 4 महीने में उनको वन जमीन ट्रांसफर करना है और प्रक्रिया शुरू कर देनी है, ताकि वो आश्वस्त हो जाए कि हाँ वह जमीन मिलेगी। और वन भूमि के साथ सिर्फ जमीन नहीं है, जो उनके से जितनी खदान की बात है सब वन भूमि में है ना, कोयला लोहा, झारखंड के साथ ही बैठे गिनवा देंगे आपको, छत्तीसगढ़ के साथ ही गिनवा देंगे, पानी है, और वो उसको चाहिए उनको। और इसीलिए आज वन भूमि का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है भूमि अधिकार में। अगर इसको हम बचा पाए तो सरकार गई, और इसको हम बचा नहीं पाए ये सरकार चलेगी। ये सरकार की स्थायित्व, सरकार की क्या बोलता है गारंटी आज वन भूमि पे बहुत हद तक टिका हुआ है। वो कॉरिडोर बनाएगा, कहां से बनाएगा? आप रेलवे लाइन में कोई भी जाता, रेलवे लाइन के कितने आसपास जंगल आता है दोनों साइड में, ये सब चाहिए। कोयला कहां से निकालेगा? 7 नंबर जनपद रेस्कोस रोड से थोड़ी कोयला निकलेगा, वो तो जंगल से निकलेगा। और इसकी लड़ाई है साथियों, और हमारे आदिवासी अन्य परंपरा के साथी इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आप लोग रोज देखते हैं, तभी उनको माओवादी नक्सलवादी पता नहीं क्या बोला जाता है, क्योंकि वो इस व्यवस्था के विरोधी है। और इसमें कोई गलतफहमी नहीं है, अंग्रेजों के टाइम में भी ये विरोधी थे, आज भी है, और सरकार इनको आज भी देश के दुश्मन मानते हैं। अगर आदिवासी दलित और गरीब तबके के साथ झगड़ा, उनको गोली चलाई जाती है, और बड़े लोगों से झगड़ा होगा उनको ट्रक में उठाकर घुमाया जाता है। बिल्कुल साफ है। और इस लड़ाई को उस ढंग से देखना होगा हमें
एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि जिनकी लड़ाई की बात हम कर रहे हैं उनके साथ सरकार की सत्ता की लड़ाई बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। और आज भी वो तबके जो भी मजदूरों की बात करते हैं, जो भी श्रमजीवी की बात करते हैं, चाहे आनंददाता की पार्टी 37 साल 34 साल सरकार में रहे, आज उनके साथ वही हो रहा है, वही हो रहा है जो औरों के साथ होता है। कोई माफी नहीं है इसमें। जो श्रमजीवी की बात करेंगे उसके ऊपर आक्रमण होगा, और उस आक्रमण को हम कैसे मुकाबला करेंगे जनतांत्रिक ढंग से, वो आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना है कि वो हमको भड़का रहा है कि तुम भी हथियार उठा लो, तुम भी लाइन में आ जाओ। उसमें उनके लिए बहुत अच्छा सुविधा है, सत्ता का खेल में वो भी आ जाए। तो हथियार जैसे उठे आप सत्ता का गेम में शामिल हो गए, तो वो उसको हैंडल करना आसान हो जाता। हमें जनतांत्रिक उपाय से कैसे लड़ना है इसकी करना है। और गुजरात में खास करके हम लोग आए हैं कि सिर्फ जैसे आनंदा ने कहा कि सिर्फ अपनी बात करने के लिए नहीं, गुजरात में क्या हो रहा है उसकी जानकारी लेना, और गुजरात में बैठ के तमाम जो अन्य राज्यों के साथी वो सब बैठ के एक ऐसा नमूना बनाए, एक नक्शा बनाए जिसको लेकर आगे चलेंगे। जैसे गुजरात मॉडल बिक रहा है, हम तो बेचने वाले नहीं है, हम गुजरात के नक्शे जो बनाएंगे उस बेचने को बंद करेंगे। ये जो मॉडलबाजी चल रही है, और खास करके ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि गुजरात के मॉडल के नाम से पूरी, मुझे याद है 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में एक व्यापारियों के ग्रुप के साथ में बैठा था। वो कह रहे हैं कि गुजरात में जो विकास हो ना सुई यूं गया, एकदम 180 डिग्री घूम गया। इसके बाद 10 करोड़ था, उसका 100 करोड़ मिल गया। तो मैंने पूछा जिनके पास कुछ नहीं था क्या? बोले वो तो गया, उसको नहीं मिल सकता। 10 है तो 100 मिल जाएगा, 100 है तो 1000 मिल जाएगा। ये जो विकास का मॉडल है इसको भंडाफोड़ होना है, और गुजरात के साथी वो सबसे अच्छा कर सकते हैं। हम लोग बोले तो दागी लोग हैं, ये तो सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं। और देश में किस तरह इसको बेचा गया, पूरी पूंजीपति वर्ग ने बेचा है। ये केवल मोदी की बात नहीं है, पूरी पूंजीपति वर्ग ने, मीडिया ने इसको बेचा है। और जो भी इसको विरोध करेगा मीडिया उसको विरोध करेगा। और इस मॉडल की खिलाफ जो नक्शा हमको बनाना है वो गुजरात से ही बनना चाहिए। जहां समस्या का जड़ है वहीं समस्या का हल भी होता है। तो हमें गुजरात से वो, इस बैठक से, इस सम्मेलन से वो नक्शा निकालने हैं, तमाम साथियों के सहयोग से सब लोग मिलकर सम्मिलित होकर, जैसा उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अलग अलग बैठ के एक गुजरात मॉडल के खिलाफ एक नक्शा ऐसा लाए जो देश को, गणतंत्र को, देश की प्रजातंत्र को, देश के लोगों के जो सार्वभौम अधिकार है जो हमारे संविधान में दिए वो प्राप्त हो सके, या उसकी तरफ हम बढ़ सके। अभी हम बहुत पीछे हम सिर्फ अपने को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आगे की लड़ाई नहीं लड़ रहे कि कौन सी व्यवस्था हम चाहते हैं, नहीं लड़ रहे क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। और अब जब तक हम हमला नहीं करेंगे नए विकल्प के लिए, तब तक हमारी लड़ाई आगे भी नहीं बढ़ेगी। लड़ाई दोनों व्यवस्था की लड़ाई है, उस बात को कहना है। दुनिया भर में इसके ऊपर चर्चा हो रहा है, और हम भी इस चर्चा में हिस्सा लाए गए कि इस व्यवस्था के खिलाफ हमें वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी वो भी हमको सोचना है। और इस लड़ाई से निकलेगी, हवा में नहीं निकलेगी, यूनिवर्सिटी से नहीं, लेकिन अब विद्यापीठ में निकलेगी। विद्यापीठ में जरूर हम लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ चर्चा करके हम लोग निकाल सकते हैं कि वो वैकल्पिक प्रक्रिया क्या है। वनों के संदर्भ में मुझे 2 बात मैंने जो कहा है इसकी अहमियत समझिए कि अगर वन भूमि को हमने बचा लिया कंपनियों के हाथ से, तो ये सरकार गई, तब हम वैकल्पिक सरकार के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। इस लिहाज से भूमि अधिकार आंदोलन की तरफ से हम लोग की जिम्मेदारी है कि जितना वन अधिकार से जुड़े हुए तरह तरह के साथी है, कुछ अच्छे हैं, कुछ लंगड़े हैं, सब ऐसे है, कुछ काना है, कुछ दोनों हाथ वाले हैं, सब जैसे जैसे है, उन सबको जोड़ने की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। और इस साल 15 दिसंबर जो इनकी 10 साल की पूर्ति होगी, उस दिन एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग भूमि अधिकार आंदोलन की तरफ से दिल्ली में संसद के सामने करना चाहे उस समय संसद भी चलेगी।
ताकि जैसा आवाज हम लोगों ने अध्यादेश के खिलाफ उठाए थे, वन भूमि और भूमि अधिकार के सवाल पर दोबारा फिर हम लोग उठाएंगे, तो देश के बहुत बड़ा तबका और देश के बाहर भी जो भारत की तरफ गौर से देख रहा है, पूरी दुनिया, बहुत महत्वपूर्ण देश है, बहुत गौर से दुनिया के लोग देख रहे हैं, उनके लिए भी एक संदेश जाएंगे कि असली पर्यावरण की लड़ाई यहाँ है। असली पर्यावरण की लड़ाई वो हवा में नहीं है, वो पेरिस की सम्मेलन और वहाँ की सम्मेलन में नहीं, वो यहाँ है, वो जंगल एरिया में, पहाड़ में है, पानी में है, उसमें है, और वो जनता की लड़ाई। ये बड़े बड़े तकनीकी रट्टे मारने वाले की लड़ाई नहीं है, तकनीकी शब्दों का जो भरमार करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उसकी वो नहीं है। ये आम लोगों की, हमारे जल जंगल जमीन पे निर्भरशील लोगों की रहने की लड़ाई है। इसी उम्मीद के साथ हम इस सम्मेलन को शुरुआती दौर में अपनी बात खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम एक बेहतर नतीजे में इस 3 दिन में पहुंचेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, अशोक दा ने जैसा उनसे उम्मीद की जाती है कि पूरा वैचारिक पृष्ठभूमि हम लोगों के बीच में रखी, ताकि जो नए साथी आए हैं वो भी उसको समझ सकें कि इस सम्मेलन की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है। साथियों, यहाँ पर जो सब साथी आए हैं उसमें निर्मा सीमेंट कंपनी के सामने जो महुआ आंदोलन चल रहा है उसके भरत भाई, अमीर भाई, करदी बहन, छगन जी, मधु जी और एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट के सामने जो आंदोलन, सफल आंदोलन रहा, उसके शक्ति सिंह जी, भागीरथ जी, परशुराम जी और एफकॉन शिपयार्ड प्रोजेक्ट को लेकर के जो आंदोलन लगातार चला, उसके भी साथी यहाँ पर हैं। सरविंद भाई जी, दीपा जी, नरेश जी, भरत जी, अनुरूभा जी और भी कई साथी अल्ट्राटेक सीमेंट की कंपनी के सामने जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो भी यहाँ पर हैं। उसके बारे में आपको कानून भाई विस्तार से सभी साथियों को जानकारी देने का काम उनके द्वारा होगा। हमारे बीच में अभी जो हॉकर्स फेडरेशन के साथी शक्तिमान जी वो भी पहुंचे हैं। पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी लाखों की मेंबरशिप के साथ में उनका बहुत जुझारू संगठन है। उसी तरीके से आप सब तो अशोक शिवाली जी से परिचित हैं, महामंत्री हैं माइंस एंड मिनरल्स पीपल। वो भी एक बड़ा, जब हम लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं तो उसके अंदर खनिज समाहित रहता है और खनिज का दोहन कॉरपोरेट को कैसे सौंपा जाए, इसको लेकर के बड़ी लड़ाई चल रही है बस्तर के अंदर, आपको मालूम है, क्योंकि हाल में मैं अभी वहां पर गया था एआईपीएफ के डेलीगेशन में और वहां पर मैंने देखा कि किस तरीके से पूरे बस्तर के मिनरल्स को 40-50 कॉरपोरेट हाउसेस को सौंपने के लिए वहां पर पूरी सीआरपीएफ को, अर्धसैनिक बलों को वहां पर तैनात किया हुआ है और जब चाहे तब गोली चलाना, जब चाहे तब बलात्कार करना, जब चाहे तब फर्जी मुकदमे लगाना, जो चाहे करना, पूरी डेमोक्रेटिक स्पेस को समाप्त कर देना, वो बस्तर में अभी हम देख करके आए हैं और उसका अनुभव अलग अलग तरीके से, अलग अलग मात्रा में देश भर के साथी लगातार करते रहते हैं। साथियों, अब मैं कन्हू भाई से आग्रह करूंगा कि वे हम लोग जो बाहर से आए हैं पूरे देश से, गुजरात के साथियों ने आमंत्रित किया, उनके प्रवक्ता के तौर पर आपसे विशेष तौर पर गुजरात में जो आंदोलन चल रहे हैं और आपका जो अपना गुजरात मॉडल का अनुभव रहा है जन संघर्षों के परिप्रेक्ष्य में, जल जंगल जमीन की लूट के परिप्रेक्ष्य में, लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में, संवैधानिक मूल्यों का जमीन के ऊपर जिस तरीके से उल्लंघन हो रहा है, कुठाराघात उन पर हो रहा है,
उसके तौर पर आपका जो भी अनुभव रहा है उसको हम सब साथियों से साझा करेंगे। कन्हू भाई, मेरा अनुरोध है कि एक बार तालियां बजा करके जोरदार कुछ नारे हम लोगों को लेना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जरा मुट्ठी बंद करके सब साथी नारे लगाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धरती माता की जय, भारत माता की जय। आज जो संघर्षों का ये राष्ट्रीय सम्मेलन, जो लोग भूमि अधिकार आंदोलन सारे देश में चला रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग यहाँ उपस्थित है और जो वक्तागण ने अपनी अपनी बातें रखी, ये सभी का भी मैं बहुत आदर करता हूँ। और मुझको यहाँ बोलने का भी मौका मिला, आने का भी इन्विटेशन बहुत पहले से मिल गया था। इसके लिए जिस लोगों ने ये आयोजन किया, खास तौर पे अशोक भाई ने मेरा संपर्क किया था, तो उनका भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जो कोई न कोई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, आम आदमी पार्टी के साथ मैं 2.5 साल से जुड़ा हूँ। पहले मैं बीजेपी का विधायक 3 बार रह चुका हूँ। आज जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है आम आदमी का, उसका गुजरात की ओर से मेंबर हूँ। फिर भी मुझको इनवाइट किया, फिर भी आप सब लोग मुझको सुनते हैं, क्योंकि ये सब ऐसे क्रियाशील लोगों का समूह है ज्यादातर, और ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां और ये क्रियाशील समूह का ऐसे वो गठबंधन ऐसे अच्छा नहीं चलता है कभी, ऐसा हमने सुना है। मगर शुरू करने में ही मैं आप सबका बहुत हृदय से वंदन करता हूँ, और मैं जो बोलूँगा इसमें मेरा कोई इरादा पॉलिटिकल का नहीं है। बात अच्छी तरह समझाने के लिए मैं बोलूँगा, तो मुझे माफ करना अगर ऐसा है तो खड़े होके बोल जाने के, ऐसा नहीं बोलना। मैं स्वीकार करूँगा और आपका खुलासा भी करूँगा। मगर बिगिनिंग में मैं थोड़ा सा मेरा परिचय दे दूँ, तो मैं किसान का बेटा और खेती में जमीन का काम करने में मेरी बहुत दिलचस्पी बचपन से। और जब तक मैं MBBS हो गया, और ये भी तो वैसे मैं आहिर कम्युनिटी का बेटा हूँ, तो फिर जब तक MBBS हो गया उसी वक्त वो बख्शी पंच वाला और ये OCBC वाला कुछ आया नहीं था। और मैं ऐसा सद्भाग्य समझता हूँ कि मैंने जो कुदरत ने मुझे एक ताकत दी, और ये उसी वक्त की सरकार ने जो मौका दिया, गरीब लोगों को भी ऐसा मौका मिलता था। पैसे कुछ नहीं थे मेरे पिताजी के पास, फिर भी मैं MBBS और MBBS तक जब भी वेकेशन होता था तो मैं खेत में काम करने को चला जाता था। इसमें मुझे बड़ा मजा आता था। मगर MBBS के बाद जब MS करने का मौका भी मिल गया वैसे ही मेरिट के अनुसार, तब से मुझे ये मौका नहीं मिला। महीने 2 महीने में भी खेत का काम करने का मौका नहीं मिलता है। कभी चला जाता हूँ वैसे आंदोलन में वैसे, मगर ये जो दिलचस्पी है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं सर्जन बन गया। तो जब मौका मिलता है तो ऑपरेशन थिएटर में चला जाता हूँ, महीने में 1 बार 2 बार कभी। वहाँ भी ऐसे 4 सर्जन 4 गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, और ऐसे डिवोटेड मिल गए हैं तो मैं ये सब काम कर सकता हूँ। मगर ये इसलिए मैंने बोला कि बचपन से मेरा नाता ये धरती माता से कौन जाने ज्यादा रहा, बड़ा रहा, और कभी भी छूट नहीं पाया। इसलिए मैंने जो जय बोलाई, धरती माता की जय बोलाई, बाद में सीता माता की जय नहीं बोलाई, बार मैं सीता माता की भी जय बोलाता हूँ। और ऐसे सम्मेलन होता है तो मैं पूछता भी हूँ भी किसी भी धर्म में, धर्म के बहुत से नाम होते हैं, ऐसे तो धर्म का कोई नाम नहीं, धर्म तो धर्म है। मगर कोई संप्रदाय या धर्म है, इसमें कोई ऐसे डिग्निटी लेडीज जो दैवी है जिसकी हम पूजा करते हैं, लेडीज भी होते हैं, वो भी पुरुष भी होते हैं, स्त्री भी होती है। किसी भी धर्म में दुनिया में
ऐसा कोई पात्र है, ऐसा कोई भी पुरुष या स्त्री ऐसा कोई पात्र है कि जिसका जन्म धरती में से हुआ है? सबको पूछता हूं, आज तक कोई ने नहीं बोला कि सीता के सिवा किसी ने धरती में से जन्म लिया है। तो शायद हमको ये पाठ समझाने के लिए इसी वक्त 5,000 साल पहले हुआ होगा कि धरती ने उसको जन्म दिया और धरती में उसका अंत में भी अंत हुआ। तो इसके पीछे ये रावण का हुआ था। आज किसी के नाम के साथ अगर रावण की तुलना करते हैं तो हमके ऊपर बड़ी वो आ जाती है, आफत आ जाती है, ऐसा हम नहीं कर पाते। मगर आजकल जो कॉरपोरेट फील्ड है, मल्टीनेशनल जो भी है, जो जमीन को तड़पाने के लिए हमारे पीछे पड़े हैं, किसानों के पीछे पड़े हैं, श्रमजीवियों के पीछे पड़े हैं, ये सब ये रावण का रूप है। नाम लेके हम नहीं बोलते मगर रावण का रूप है। किसानों को रात दिन इसी तरीके से समझाते हैं, अकेले ले जाते हैं, कभी ऐसे घुसपुस करते हैं कि आपका बहुत भला होगा, आपको वो करेंगे, लालच में डालते हैं। जिस तरीके से रावण ने सीता जी को लालच में डाला, अपने मामा को मृग बना दिया। अरे इतना बड़ा ताकत वाला राजा था, यह करने की क्या जरूरत थी? मगर सीधी तरीके से जमीन अधिग्रहण करना ये बहुत नामुमकिन जैसा है, सीधे तरीके से कोई नहीं करता। मुझके साथ क्या हुआ, निर्मा का आंदोलन में मैं एमएलए था, तो भी क्या मालूम ऐसा सीधा एमएलए होना ये भी तो ठीक नहीं। मैं मेरी जात को भी ऐसे दोषित भी समझता हूँ थोड़ा, कि 2003 में जब उसका वो हुआ, वो एमओयू हुआ 2003 में, और फिर 5, 6 और 7 में यहाँ के एडवोकेट जनरल आज ये तालाब में वो बनाना था, ये बड़ा जो फैक्ट्री, तो तालाब में तो ये अधिकार नहीं था, क्योंकि 2002 का भी एक चुकादा था कि नो वाटर बॉडीज कैन बी एनक्रोच अपॉन। तो फिर एडवोकेट जनरल के पास ये बात फिरती गई और उसने फिर वो करके लिख के दे दिया कि बिकॉज दिस वाटर बॉडी, ये जो वाटर बॉडी है उसका ऐसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, इसलिए कायदा बीच में नहीं आएगा, कोर्ट का मामला आपको वो नहीं रोक पाएगा। अरे बड़ा तालाब है, तालाब बन चुका है, उसका लाभ किसानों को मिल रहा है, फिर भी इसमें वो हो गया और बाद में हम हाई कोर्ट में भी हार गए इसी के वजह से। बाद में हम सुप्रीम कोर्ट में गए। ये बहुत लंबी कथा है, आज मैं ये ज्यादा कथा बोलने के लिए नहीं, मगर आपको ये समझाने के लिए कि ये जो जमीन अधिग्रहण करने का वो है, तो मेरे साथ भी चीटिंग हुआ, मुझसे अंधेरे में मुझको रखा गया। वहां के लोगों को ऐसा समझाया गया कि आपका एमएलए के जरिए ही तो आ रहा है ना, और वो लोग भी मेरे से दूर रहे। और जब मुझे मालूम हुआ तब तक तो दिल्ली की MOEF से मंजूरी आ चुकी थी और सीधा इन्विटेशन निर्मा के मालिक की ओर से मुझे मिला कि उसका खातमुहूर्त भूमि पूजन है, आपको आना है। मैंने बोला ये तो ताजुब की बात है, मैं एमएलए हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है और आप मुझे बुला रहे, मुझको जानना होगा। और ऐसा बोला तो फिर अमित शाह का फोन आ गया कि डॉक्टर साहब ये आपको मिलना चाहते हैं। मैंने बोला मिलने की कहा ना बोली है, जब भी आए, मगर आजकल मुझको टाइम नहीं था, 2 दिन के बाद बोला था। तो कि ठीक है, ये तो यहाँ आए थे तो याद किया, तो मैंने फोन कर दिया, कोई बात नहीं, आप तो सीधे आदमी हो। मैंने बोला ठीक है। बाद में ये सब मैंने जाना और फिर लड़त चालू की, इसी तरीके से मैंने लड़त चालू की। मैं ज्यादा श्रद्धालु आदमी हूँ, ऐसे आजकल इतने श्रद्धालु कम लोग होते, मगर इसी तरीके से मैंने ये लड़त चालू की कि जिसी तरीके से प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु अपने बाप के सामने लड़ाई चालू की थी। बाप का सम्मान तो करना पड़ता है, बाप है तो इसके पास सीधे सीधा वो तो कैसे करेंगे। तो मैं पक्ष को आदर करता था, उसके सीएम को आदर करता था, उसके पदाधिकारी को आदर करता था कि भाई आप हमारे लिए वो आदर पात्र हो, मगर ये इसमें मैं समाधान नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं कर सकता हूँ, आप मुझे समझा दो। बाद में बात तो आगे चली, आगे चलते चलते आप सब जानते हैं, कोई लोग जानते हो कोई नहीं भी जानते, मुरली बापू वो हमारे ही हैं,
जो जहाँ आंदोलन चलते उसी गाँव, उन्हीं गाँवों के नज़दीक है। और जो गांव जो मोरारी बापू की जन्मभूमि है और जो गांव मेरी जन्मभूमि है, इसके बीच 5 किलोमीटर की दूरी है। और मोरारी बापू का गांव ये मेरे ससुराल का गांव है। तो आप समझ सकोगे कि नाता कैसा होगा। तो बार बार बापू मुझे भी कभी बुलाते थे, कभी मैं भी जाता था कि आप मार्गदर्शन कीजिए। तो उसका यही स्टैंड रहा था कि कोई बीच वाला मध्यम मार्ग, कोई समाधान का रास्ता नहीं है। तो मैंने बोला बापू कोई समाधान का रास्ता मुझको तो सूझता नहीं है, अगर निर्माण के मालिक को सूझता है तो बुलाओ, आप अध्यक्ष बनो, हम आपके नीचे बैठेंगे, सामने सामने बैठेंगे, तो बात बराबर की चले। और अगर ऐसा रास्ता मिले कि किसान भी सब बच जाए और उसका सीमेंट की फैक्ट्री भी बन जाए तो मैं तो राजी होऊंगा, स्वीकारूंगा। मगर मैं ये मानता नहीं हूं, मुझे ये नहीं हो कि ये दोनों साथ टिक सकते हैं, क्योंकि 4500 हेक्टर्स लैंड का माइनिंग का लीज दे दिया, 4500 हेक्टर्स। तो बाद में बापू ने बोला कि ठीक है मैं बुलाऊंगा, बुलाया, वो आए। बापू ने मुझको नहीं बुलाया और दूसरे दिन बापू ने मुझको कहलवाया कि आप मिलने के लिए आ जाओ। मैं मिलने के लिए गया तो मुरली बापू ने मुझे बोला कि वो आए तो थे, कृष्ण भाई आए थे, मगर उसने बोला कि अगर कन्नू भाई हमारी बात मानते हैं तो हम आगे समाधान और ये वो करेंगे, हमारी बात मानते नहीं तो बैठे के क्या फायदा। तो बापू ने मेरी बात बराबर समझी थी कि मैं बाद में मानूंगा, पहले तो डिस्कशन होना चाहिए। उसने बोला कि पहले मान ले, बाद में सभी किसानों का प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। तो कृष्ण भाई वैसे ही चले गए। बापू ने मुझे बताया, मैंने बोला मैं तो राजी हूँ, ठीक है। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में हमको सफलता मिली और अंत में क्या हुआ, छोटी सी बात बता देता हूँ। अंत में ऐसा हुआ कि उन लोगों ने बहुत आजीजी करके रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने। कापड़िया जी थे, मैं भी था हाजिर इसमें श्रोता के अनुसार। तो उसने बोला कि हमको बहुत अन्याय हुआ है और हमारा जो ईसी है, एनवायरमेंटल जो मंजूरी है, क्लियरेंस, वो परमानेंटली कैंसिल कर दिया गया है। तो हमने 200-300 करोड़ तो इस्तेमाल कर डाले, तो हमको ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लड़ने की इजाजत दो। और मुझे वो ताजुब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने लड़ने की इजाजत दे दी 4 लाइन के अंदर कि यू कैन फाइट इन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ। तो ये 3-4 साल लड़े और हमारे सामने जजमेंट लेके आ गए कि अगर ये सीमेंट फैक्ट्री 2 साल का प्रयोग करना चाहिए, बनाना चाहिए, अगर इससे नुकसान होता है पानी को, जमीन को, तो फिर रिव्यू करना चाहिए, फिर से रीअसेसमेंट करना चाहिए। तो फिर हम आज सुप्रीम कोर्ट में उसके सामने हमारा वो संघर्ष चालू है। मगर ये काम तो 11 मार्च 2011 तब से बंद है। 2011 का मार्च में स्टे मिल गया था और 2011 के दिसंबर में ये MOF ने परमानेंटली कैंसिल कर दिया। बाद की बात मैंने आपको बोली। बाकी का जो है यहाँ सब नाम बोले, या वो हमारे एटॉमिक एनर्जी मिठी वीडी, वहाँ से भी आए हैं लोग। बाकी के नाम मैं ये समझा था कि हमारे आंदोलन के जो चीफ लोग हैं उसके नाम, इसलिए ये सभी आए नहीं है, मगर ये समझ के मैंने लिखे कि ये सब मुखिया लोग थे जिनने हमको ऐसा सहारा दिया। मगर आदरणीय हमारी मेधा जी भी है, मेरा उसके साथ संपर्क है, कम है मगर है। एक छोटी सी बात बता के मेरी बात पूरी करूंगा कि मैं दूसरी बार इलेक्टोए के MLA बना था और उसी वक्त मेरी विधानसभा नहीं थी। बाजू में, हमारे महुआ के बाजू में राजूला नाम का नाम है, राजूला तालुका है, उसकी विधानसभा में एक गांव, वहाँ डैम बन रहा था तो ये सबमर्ज हो रहा था। छोटा सा गांव, 500 की बस्ती थी, जापोदर नाम का गांव। तो ये लोग सब मेरी कास्ट के थे, आहिर लोग थे
और करीब 9 या 10 किसान थे और कुल मिला के 10 हेक्टेयर जमीन जाती थी ये गांव को बसाने के लिए। तो ये 10 हेक्टेयर जमीन बिल्कुल बहुत फर्टाइल थी और हाईवे के नजदीक थी। वो पॉलिटिकल लोग थे, चतुर लोग थे, ऐसे मांग लिया होगा बिफोर आई बिकेम एमएलए 98 के पहले। तो बाद में ये चला और मालूम हुआ कि ये जमीन में गांव हो रहा है। बार बार मैंने रिप्रेजेंटेशन किए और वो किया, कुछ नहीं हुआ। मैं कोर्ट में ज्यादा जानता नहीं था, अच्छे वकील को भी जानता नहीं था उसी वक्त, तो धीमा के बाद जाना। तो फिर ऐसे ऐसे मैं तो वहाँ वो रिप्रेजेंटेशन करता रहता था, मेरी रजूआत सिंचाई मंत्री को, और बाद में उसको उसने भेज दिया नरेंद्र भाई